नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल BRD साइंस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने एक वीडियो के माध्यम से करवा रखे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, वो भी देखना, और ये भी सारे इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित सारे प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन इन 2 वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि साइंस और जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण ट्रिक्स, महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। चलिए दोस्तों, करते स्टार्ट। अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? हाइड्रिला, यूट्रिकुलेरिया, वोल्फिया या वेलिसनेरिया? दोस्तों, इनमें भिन्न है वोल्फिया। वोल्फिया एक प्लावी पादप है, जबकि हाइड्रिला, यूट्रिकुलेरिया और वेलिसनेरिया ये तीनों जल निमग्न पादप है। ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कारण से भिन्न है? वोल्फिया एक जल प्लावी पादप है, जबकि हाइड्रिला, यूट्रिकुलेरिया, वेलिसनेरिया ये जल निमग्न पादप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेननकुलस है जल निमग्न पादप, प्लावी पादप, जल स्थलीय पादप, मरुद्भिद पादप या बताइए दोस्तों। चलिए बताइए दोस्तों। रेननकुलस है। रेननकुलस दोस्तों जल स्थलीय पादप है। जल स्थलीय पादप वो होते हैं जो कि पादपों का कुछ हिस्सा प्लावी, कुछ हिस्सा जल निमग्न होता है। रेननकुलस इसी प्रकार का पादप है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल स्थलीय पादप। जल स्थलीय पादप हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जलोद्भिद पादप में रेशेदार व अशाखित जड़ें पाई जाती है? हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, आम या लेमना? दोस्तों, लेमना जैसे जलोद्भिद पादप में रेशेदार और अशाखित जड़ें पाई जाती है, जो कि लेमना पादप को संतुलन का कार्य प्रदान करती है। संतुलन प्रदान करती है। रेशेदार और अशाखित जड़ें पाई जाती है लेमना में। ओके दोस्तों, लेमना जलोद्भिद पादप में रेशेदार और अशाखित जड़ें पाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट। जड़ व तने के वलकुट की कोशिकाओं में वायुगोहिकाओं का पाया जाना विशेषता है? जलोद्भिद की, मरुद्भिद की, समोद्भिद की या वालुकोद्भिद की? तो दोस्तों, वलकुट की कोशिकाओं में वायुगोहिकाओं का पाया जाना जलोद्भिद की विशेषता है, जिसके कारण ये प्लावी कंडीशन में, तैरती हुई कंडीशन में बने रहते हैं। जलोद्भिद पादप, जल में उगने वाले पादप। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट। किस पादप की पर्वतसंधियों पर पत्तियां चक्र के रूप में पाई जाती हैं? हाइड्रिला, टाइफा, वेलिसनेरिया या घिंगवार? दोस्तों, हाइड्रिला पादप की पर्वतसंधियों पर पत्तियां एक चक्र के क्रम में पाई जाती है। चक्रीय क्रम में पाई जाती है किसकी? हाइड्रिला पादप की पत्तियां। देखते हैं नेक्स्ट। जल निमग्न पादपों के निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण है? पादप शरीर कोमल, पीले व प्राय मूल रहित होते हैं। ये बिल्कुल इनका विशिष्ट लक्षण है दोस्तों, जल निमग्न पादपों का। उपत्वचा विकसित व मोटी नहीं दोस्तों। यांत्रिक उत्तक विकसित नहीं होते हैं। रंध्र व बाह्य त्वचा मोमीय बिल्कुल भी नहीं होती है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल निमग्न पादपों का शरीर कोमल, पीले व प्राय मूल रहित होते हैं, ये इनका विशिष्ट लक्षण है। अधिकांश जलीय पादपों में बीज नहीं बनते क्योंकि इनमें कायक जनन तीव्रता से होता है? नहीं दोस्तों, इनमें पुष्प अधिक विकसित नहीं होते। ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों इनके संबंध में। जलीय पादपों में बीज इसलिए नहीं बनते क्योंकि इनमें पुष्प अधिक विकसित नहीं होते। यदि पुष्प भी अधिक विकसित नहीं है तो जलीय पादपों में बीज कैसे बन पाएंगे? ओके दोस्तों, पुष्प का अधिक विकसित होना ही बीज के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्यधिक गहरी जड़ों का पाया जाना निम्न में से किसकी विशेषता है? समोद्भिद की, लवणोद्भिद की, शुष्कोद्भिद की या इन सभी की? अत्यधिक गहरी जड़ें पाई जाती है दोस्तों मरुस्थलीय पादपों में, मरुद्भिद पादपों में, जो कि शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि शुष्कोद्भिद पादपों की ये प्रमुख विशेषता होती है, जिसके कारण ये गहरे जल को भी, जल अवशोषण को भी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये अनुकूलन का महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों। अनुकूलन का शुष्कोद्भिद पादपों में अत्यधिक गहरी जड़ें पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों और पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अपने
दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और भी साइंस और जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, ट्रिक्स और जाननी है तो BRD साइंस पर जरूर विजिट करें। देखते हैं नेक्स्ट, प्रणाब स्तंभ विशेषता है नागफनी की, टाइफा की, बबूल की या गिंगवार की। दोस्तों प्रणाब स्तंभ किसकी विशेषता है? नागफनी की, नागफनी की। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन पादपों की पत्तियों में दृढ़ोतक पाए जाते हैं? जलोद्भिद की, लवणोद्भिद की, शुष्कोद्भिद की या इन सभी की? दोस्तों दृढ़ोतक पाए जाते हैं शुष्कोद्भिद पादपों में। किन में पाए जाते हैं? शुष्कोद्भिद पादपों में दृढ़ोतक पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट, मरुद्भिद पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है क्योंकि कोशिकाओं में अल्प परासरण के कारण, कोशिकाओं में उच्च परासरण के कारण, कोशिकाओं में परासरण और विसरण की उच्च दर, उपरोक्त में से कोई नहीं। मरुद्भिद पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है दोस्तों कोशिकाओं में अल्प परासरण के कारण। ध्यान रखना दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से सारा परिस्थितिकी तंत्र हम डिस्कस करेंगे। और पहले पार्ट का यदि आपने क्वेश्चनों का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। मरुद्भिद पादपों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें पर्णरंध्र गर्तों में स्थित होते हैं। मरुद्भिद पादपों की बात कर रहे हैं दोस्तों, इनमें हमें गलत कथन छांटना है। इनमें पर्णरंध्र गर्तों में स्थित होते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इनमें रंध्रों की संख्या अधिक होती है, नहीं दोस्तों, रंध्रों की संख्या बहुत कम होती है। रंध्रों की संख्या अधिक हुई तो इन पादपों में वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, और वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा तो जल हानि अधिक होगी, जिसके कारण ये जल्दी ही पादप मृत कंडीशन में आ जाएंगे। इसलिए ये इसका लक्षण नहीं है। रंध्र कम होते हैं, रंध्र की संख्या कम होती है दोस्तों, ये इनके अनुकूलन का उदाहरण है, क्योंकि रंध्रों की संख्या मरुद्भिद पादपों में कम होती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होगा, जलानी कम होगी। पत्तियां छोटी और कंटकों में बदल जाते हैं, ये भी कथन सही है दोस्तों। पत्तियों की सतह पर उप त्वचा पाई जाती है, ये भी सत्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। रंध्रों की संख्या अधिक नहीं, रंध्रों की संख्या कम होगी इनमें। देखते हैं नेक्स्ट, विविपेरस अंकुरण से क्या तात्पर्य है? ऊपरी भूमिक अंकुरण, अधोभूमिक अंकुरण, फल में बीजों का अंकुरण जब वे पेत्रक पादप से जुड़े हो, फलों का स्फुटन व प्रकीर्णन। विविपेरस अंकुरण से तात्पर्य है दोस्तों फलों में बीजों का अंकुरण जब वे पेत्रक पादप से जुड़े हो, ये इसका तात्पर्य हो जाएगा, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट, लवणीय मृदा का प्रासरण दाब कैसा होता है? अति निम्न, कम, सामान्य या उच्च? लवणीय पादपों का प्रासरण दाब होता है दोस्तों उच्च होता है। लवणीय मृदा का प्रासरण दाब होता है उच्च, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट, जड़ों में ताराकृति वलकुट कोशिका का पाया जाना किन पादप समूहों का लक्षण है? जलोद्भिद का, सम्मोद्भिद का, ए और बी और लवणोद्भिद का। दोस्तों ताराकृतिक वलकुट कोशिकाओं का पाया जाना लवणोद्भिद पादपों की विशेषता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट, तनों में अचाकृति की वलकुटीय कंटिकाएं किसकी विशेषता है? जलोद्भिद की, लवणोद्भिद की, शुष्कोद्भिद की, सम्मोद्भिद की। अचाकृति की वलकुटीय कंटिकाएं लवणोद्भिद पादपों की विशेषताएं होती है दोस्तों। इन दोनों क्वेश्चनों को आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कर लेना। अचाकृति की वलकुट कोशिकाएं, वलकुट कंटिकाएं विशेषता है लवणोद्भिद की। कुछ पादपों में ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी व छिद्र युक्त जड़ें पाई जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? स्टिल्ट जड़ें, कंदिल जड़ें, न्यूमेटोफोर या परजीवी जड़ें। दोस्तों इन्हें कहा जाता है न्यूमेटोफोर, जो कि दलदली क्षेत्रों में जैसे कि मैंग्रोव वनों में, सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, वहां पर ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी व छिद्र युक्त जड़ें पाई जाती है, जिन्हें न्यूमेटोफोर कहते हैं, जो कि श्वसन में सहायक होती है। लवणीय या दलदलीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए ये न्यूमेटोफोर जड़ें पाई जाती है पादपों में। देखते हैं नेक्स्ट, अधिपादपों में लटकने वाली जड़ों का क्या कार्य होता है? आधार से चिपकना, नमी का अवशोषण, श्वसन में सहायक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अधिपादपों में लटकने वाली जड़ों का प्रमुख कार्य होता है नमी का अवशोषण करना। क्या होता है दोस्तों? नमी का अवशोषण करना। देखते हैं नेक्स्ट, अधिपादपों की जड़ों में जल के अवशोषण हेतु पाया जाता है बुल्लीफोरम कोशिकाएं, धसे हुए रंध्र, वेलोमेन उत्तक या दोनों, ए और बी। दोस्तों अधिपादपों की जड़ों में जल के अवशोषण के लिए या नमी के अवशोषण के लिए वेलामेन उत्तक पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट करना दोस्तों, पूछा गया एग्जाम में, पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्या होता है दोस्तों? वेलामेन उत्तक। देखते हैं नेक्स्ट, मानव निर्मित पारितंत्र का कौन सा उदाहरण है? द्वीप, मछली घर, उत्तक संवर्धन या वन। मानव निर्मित पारितंत्र का कौन सा उदाहरण है? मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण है दोस्तों मछली घर।
एक होता है फसल, किसान जो फसल बोता है, फसल तैयार करता है, वो एक मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण है। एक मछली घर, ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। मछली घर और किसान द्वारा तैयार की गई फसल, ये मानव निर्मित पारितंत्र का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। देखते हैं नेक्स्ट, जैविक समुदाय में विभिन्न स्तरों पर स्थित विभिन्न जातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या कहलाता है? विचलन, स्तरीकरण, क्षेत्रीयकरण या पिरामिड? दोस्तों, जैविक समुदाय में विभिन्न स्तरों पर स्थित विभिन्न जातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है स्तरीकरण। क्या कहलाता है? स्तरीकरण। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तरीकरण अधिक स्पष्ट किस में दिखाई देता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, पर्णपाती वनों में, शीतोष्ण वनों में, उष्ण कटिबंधीय सवाना वनों में? दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में स्तरीकरण अधिक स्पष्ट दिखाई देता है ना दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में स्तरीकरण अधिक स्पष्ट होता है। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, पादप और जंतु, खरपतवार, वृक्ष, जंतु और पादप, ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र, अजैविक और जैविक। पारितंत्र के दो घटक होते हैं दोस्तों, जैविक और अजैविक। अजैविक घटक के अंतर्गत तापमान, वायु, पहाड़, मैदान, घास के मैदान इत्यादि आ जाते हैं अजैविक के अंतर्गत, जबकि जैविक में घास के मैदान नहीं दोस्तों, अजैविक के अंतर्गत तापमान, वायु, गैसें, पहाड़ इत्यादि आ जाते हैं, जबकि जैविक के अंतर्गत जंतु, पादप इत्यादि आ जाते हैं जैविक के अंतर्गत। तो दो घटक हो गए पारितंत्र के इकोसिस्टम के, दो घटक, अजैविक और जैविक। ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट, अजैविक घटकों में सम्मिलित है निर्जीव भौतिक और रासायनिक कारक, जीवित भौतिक और रासायनिक कारक, उद्योग द्वारा उत्पादित गैसें, जीवित जीव। दोस्तों, अजैविक घटकों में सम्मिलित होते हैं निर्जीव भौतिक और रासायनिक कारक। क्या होते हैं? निर्जीव भौतिक और रासायनिक कारक सम्मिलित होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, जलाशय की अधिकतम प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त की जाती है पादप प्लवकों द्वारा, जंतु प्लवकों द्वारा या प्लवनशील पादपों द्वारा या लाल शैवाल द्वारा? जलाशय की अधिकतम प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है, याद रखना दोस्तों, पादप प्लवकों द्वारा अधिकतम उत्पादकता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यात्मक इकाई नहीं है? ऊर्जा प्रवाह, अपघटन, उत्पादकता, स्तरीकरण? पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यात्मक इकाई नहीं है दोस्तों स्तरीकरण। स्तरीकरण पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यात्मक इकाई नहीं है, याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र में प्रकाश ऊर्जा की कार्बनिक अणुओं के रूप में रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण की दर कहलाती है सकल प्राथमिक उत्पादकता, कुल प्राथमिक उत्पादकता, कुल द्वितीयक उत्पादकता या सकल द्वितीयक उत्पादकता? ध्यान रखना दोस्तों, पारितंत्र में प्रकाश ऊर्जा की कार्बनिक अणुओं के रूप में रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण की दर कहलाती है सकल प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप द्वारा एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में जैव भार के उत्पादन की दर क्या कहलाती है? तो दोस्तों, इसे कहा जाता है सकल प्राथमिक उत्पादकता। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप द्वारा एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में जैव भार के उत्पादन की दर सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा का संचयन क्या कहलाता है? सकल प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, कुल उत्पादकता या कुल प्राथमिक उत्पादकता? तो दोस्तों, उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा का संचयन कहलाता है द्वितीयक उत्पादकता। क्या कहलाता है? द्वितीयक उत्पादकता कहलाता है। प्रति इकाई समय और क्षेत्रफल में हरे पादपों में जैव भार का निर्माण या ऊर्जा का संचयन क्या कहलाता है? प्रति इकाई समय और क्षेत्रफल में हरे पादपों में जैव भार का निर्माण या ऊर्जा का संचय क्या कहलाता है दोस्तों? चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह है प्रति इकाई समय और क्षेत्रफल में हरे पादपों में जैव भार का निर्माण या ऊर्जा का संचय क्या कहलाता है? उत्पादकता, कुल प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता या प्राथमिक उत्पादकता? तो दोस्तों, कुल प्राथमिक उत्पादकता कहलाता है, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इन चारों में से असत्य कथन का चयन करना है। तो दोस्तों,
ऐसे तय कथन की पहचान कीजिए। कुल प्राथमिक उत्पादकता स्वपोषियों के उपयोग हेतु उपलब्ध जैव भार है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहते हैं। प्राथमिक उत्पादकता संदमक पादप जातियों, पर्यावरणीय कारकों, पोषकों की उपलब्धता एवं पादप की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। सकल प्राथमिक उत्पादकता में से श्वसन हानि को घटाने के बाद कुल प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी प्राप्त होती है। ये भी सही है दोस्तों। संपूर्ण जैवमंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता लगभग 170 बिलियन टन कार्बनिक पदार्थ है। ये भी सत्य है। तो ऐसे तय कथन हो गया ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक संगठकों जैसे CO2, H2O व पोषक तत्वों में टूटना क्या कहलाता है? ह्यूमसी भवन, खनिजी भवन, अपघटन, निक्षालन। तो दोस्तों इन्हें कहा जाता है अपघटन। अपघटन प्रक्रिया में क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे CO2, H2O पोषक तत्वों में टूट जाते हैं अपघटन प्रक्रिया के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट। जो जीव मृत कार्बनिक अवशेषों का यांत्रिक और रासायनिक विखंडन करते हैं क्या कहलाते हैं? अपमार्जक, अपघटक, दोनों ए और बी या परजीवी। तो दोस्तों जो जीव मृत कार्बनिक अवशेषों का यांत्रिक और रासायनिक विखंडन करते हैं वो होते हैं अपमार्जक और अपघटक। क्या होते हैं दोस्तों? अपमार्जक और अपघटक दोनों होते हैं। ऑप्शन ए और बी राइट आंसर होंगे। निम्न में से मृदा की किस परत में अपघटन दर अधिकतम होती है? मृदा की ऊपरी परत में, मृदा की मध्य परत में, मृदा की निचली परत में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपघटन की दर अधिकतम होती है मृदा की ऊपरी परत में। केंचुए के द्वारा अपरद को छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ना क्या कहलाता है? ह्यूमसी भवन, विखंडन, खनिजी भवन या अपचय। दोस्तों केंचुए के द्वारा अपरद को छोटे टुकड़ों में तोड़ना कहलाता है विखंडन। ध्यान रखना दोस्तों, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रम जिसमें जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व मृदा संस्तर में नीचे चले जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं क्या कहलाता है? विखंडन, निक्षालन, अपचय या खनिजी भवन। फिर से देख लेना क्वेश्चन दोस्तों। वह प्रक्रम जिसमें जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व मृदा संस्तर में नीचे चले जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं उसे कहा जाता है निक्षालन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, निक्षालन प्रक्रिया कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ह्यूमस क्या है? लिग्निन के आधिक्य से युक्त गहरे रंग का अनाकार कार्बनिक पदार्थ, सेल्यूलोज के आधिक्य से युक्त गहरे रंग का अनाकार पदार्थ कार्बनिक पदार्थ, दोनों ए और बी या लोह के आधिक्य युक्त लाल रंग का पदार्थ। दोस्तों ए और बी दोनों ऑप्शन इसके राइट है। ह्यूमस क्या होता है? लिग्निन के आधिक्य से युक्त गहरे रंग का अनाकार कार्बनिक पदार्थ होता है और सेल्यूलोज के आधिक्य से युक्त गहरे रंग का अनाकार कार्बनिक पदार्थ होता है। लिग्निन और सेल्यूलोज के आधिक्य से युक्त ह्यूमस। देखते हैं नेक्स्ट। अपघटन की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं तापमान, नमी, दोनों ए और बी या अपचय। अपघटन की दर को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों दोनों होंगे, ए और बी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तापमान और नमी प्रभावित करते हैं अपघटन की दर को। वे कार्बनिक पदार्थ जो धीमे अपघटित होते हैं काइटिन, लिग्निन, सेल्यूलोज या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी को पता है ये सारे कार्बनिक पदार्थ धीमे गति से अपघटित होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपघटन की दर अधिकतम होती है जब अपघटन में प्रचुरता होती है नाइट्रोजन और शर्करा की, फास्फोरस और शर्करा की, कैल्शियम और शर्करा की, बी और सी दोनों। तो दोस्तों अपघटन की दर अधिकतम होती है जब अपरद में नाइट्रोजन और शर्करा की अधिकता होती है। नाइट्रोजन और शर्करा की अधिकता होती है तो अपघटन की दर अधिकतम होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अपघटक जैसे कि कवक और जीवाणु क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, विषमपोषी, मृतोपजीवी, रसायन संश्लेषी या सही विकल्प को चुनने में कवक और जीवाणु को क्या क्या कह सकते हैं? तो दोस्तों कवक और जीव होते हैं विषमपोषी और मृतोपजीवी होते हैं। सेकंड और थर्ड यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, कवक और जीवाणु अपघटक होते हैं और वे होते हैं विषमपोषी और मृतोपजीवी। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? स्पाइरोगाइरा, एगेरिकस, वोल्वॉक्स या नॉन स्टॉक। दोस्तों उत्पादक कौन सा नहीं है इनमें? एगेरिकस उत्पादक नहीं है, जबकि स्पाइरोगाइरा, वोल्वॉक्स और नॉन स्टॉक ये उत्पादक होते हैं। एगेरिकस उत्पादक नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
देखते हैं नेक्स्ट, कुल प्राथमिक उत्पादकता के संबंध में निम्न में से कौन सा पारितंत्र सर्वाधिक उत्पादक वाला है? मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, समुद्र या ज्वालामुखी। कुल प्राथमिक उत्पादकता के संबंध में निम्न में से कौन सा पारितंत्र सर्वाधिक उत्पादकता वाला है? मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, समुद्र या ज्वालामुखी। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षावन इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट, पादप की पत्ती पर गिरी लगभग कितनी सौर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है? 1% से कम, 2% से 10%, 30% या 50%। तो दोस्तों 2% से 10% तक सौर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ अपघटन का प्रक्रम तीव्रतम गति से होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, अटलांटिक क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्र में या अल्पाइन क्षेत्र में? दोस्तों अपघटन का प्रक्रम बहुत तीव्र गति से होता है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट, स्थलीय पारितंत्र की कुल प्राथमिक उत्पादकता का कितना भाग शाकाहारियों द्वारा खाया और पचाया जाता है? देखना दोस्तों, स्थलीय पारितंत्र की बात कर रहे हैं। स्थलीय पारितंत्र में कुल प्राथमिक उत्पादकता का कितना भाग शाकाहारियों द्वारा खाया और पचाया जाता है? तो दोस्तों 1% होता है। क्या होता है? 1%। देखते हैं नेक्स्ट, एक क्षेत्र जहां वाष्पोत्सर्जन वर्षा से अधिक और वार्षिक वर्षा 100 मिलीमीटर से कम है में किस प्रकार का पारितंत्र पाया जाएगा? घास के मैदान, झाड़ी युक्त वन, मरुस्थल या मैंग्रोव वन? दोस्तों मरुस्थल में इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मरुस्थल। देखते हैं नेक्स्ट, झील या समुद्र के किनारे का क्षेत्र जो वायवीय होने के साथ साथ कुछ हद तक जल में निमग्न होता है, क्या कहलाता है? पेलेजिक क्षेत्र, बेंथिक क्षेत्र, लैंटिक क्षेत्र या लिटोरल क्षेत्र? दोस्तों झील या पारितंत्र के किनारे का क्षेत्र होता है जो वायवीय होने के साथ साथ कुछ हद तक जल में भी यानी निमग्न भी होता है, जल निमग्न भी होता है, तो उसे कहते हैं लिटोरल क्षेत्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया परीक्षा में, पूछे जा सकते हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। PAR का अर्थ है, यानी कि पार का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों आपको पता ही है, पार का अर्थ होता है प्रकाश संश्लेषण ये सक्रिय विकिरण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण ये सक्रिय विकिरण पार का अर्थ होता है। ध्यान रखना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह प्रवेश करती है। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवेश करती है किन के द्वारा? शाकाहारियों द्वारा, मांसाहारियों द्वारा, उत्पादकों द्वारा या अपघटकों द्वारा? तो दोस्तों आप सभी को पता है उत्पादकों के द्वारा पारितंत्र में ऊर्जा प्रवेश करती है। पहला स्तर उत्पादक होते हैं जिनके माध्यम से ऊर्जा ट्रांसफर होती है, उत्पादकों के माध्यम से। देखते हैं नेक्स्ट, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या उपरोक्त सभी? पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है दोस्तों? एक दिशीय होता है। ओके, एक दिशीय होता है, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट, ऐसा प्रारूप जो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है, ऊर्जा कड़ी, खाद्य श्रृंखला, पादप प्लवक चक्र या प्रकाश संश्लेषण? ऐसा प्रारूप जो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है उसे कहा जाता है ऊर्जा कड़ी। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऊर्जा कड़ी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से दो जीवधारी उत्पादक हैं? पादप और पादप प्लवक, पादप और उपभोक्ता, जंतु प्लवक और पादप प्लवक, पादप प्लवक और पर्णहरित? दोस्तों दो जीवधारी उत्पादक होते हैं, वह हैं पादप और पादप प्लवक। जलीय कंडीशन की बात करें तो पादप प्लवक हो जाएंगे, स्थलीय कंडीशन की बात करें तो पादप हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होता है एंटो स्थिरीकरण से, प्रासरण से, श्वसन से या प्रकाश संश्लेषण से? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उत्पादक यानी कि पादप कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं और वह आगे ट्रांसफर करते हैं, तो यह खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला प्रथम पोषक स्तर के रूप में हरे पादपों या उत्पादकों से शुरू होती है? अपरद खाद्य श्रृंखला, चारण खाद्य श्रृंखला, जटिल खाद्य श्रृंखला या सामान्य खाद्य श्रृंखला? दोस्तों चारण
खाद्य श्रृंखला प्रथम पोषक स्तर के रूप में हरे पादपों या उत्पादकों से शुरू होती है। देखते हैं नेक्स्ट, एक निश्चित समय पर प्रत्येक पोषक स्तर पर उपस्थित जीवित पदार्थों का भार क्या कहलाता है? जैव भार, खड़ी फसल, साकित रेखा या प्रगामी सीधी रेखा। खड़ी फसल एक निश्चित समय पर प्रत्येक पोषक स्तर पर उपस्थित जीवित पदार्थों का भार होती है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, खड़ी फसल। देखते हैं नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किसने दिया था? स्टेनले ने, टेंसले ने, लिंडेमान ने, विजमेन ने। तो दोस्तों लिंडेमान या लिंडमान ने 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम दिया था। 10% ऊर्जा स्थानांतरण का सिद्धांत या नियम क्या कहता है दोस्तों कि उत्पाद को उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण, या इस प्रकार से इन पोषक स्त्रोतों से ऊर्जा का स्थानांतरण केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरण के नियम से होता है। इनमें क्या होता है, ये जीव 10% ऊर्जा ही आगे ट्रांसफर कर पाता है, 90% अपने उपापचय, श्वसन दर इत्यादि प्रक्रियाओं में खर्च कर देता है। यानी कि 100% ऊर्जा ग्रहण करता है, उनमें से 10% ही आगे ट्रांसफर कर पाता है, बाकी 90% अपने तक सीमित कर लेता है, उसे अपने में ही खर्च कर लेता है, जैसे उपापचय, श्वसन जैसी क्रियाओं में खर्च कर लेता है। आगे 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। आगे वाली स्टेप में 10% का भी 90% वो खर्च कर लेता है, बाकी 10% आगे ट्रांसफर कर देता है। इसी प्रकार ये ऊर्जा स्थानांतरित होती रहती है। यह 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम लिंडेमान ने दिया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट, निम्न खाद्य जाल में कितनी खाद्य श्रृंखलाएं हैं? तो दोस्तों हमें बताना है कितनी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, बताइए दोस्तों। पहली है दोस्तों पादप, पादप से बकरी, बकरी से शेर, ये 1 हो गई। पादप से हिरण, हिरण से शेर, ये 2 हो गई। पादप से टिड्डा, टिड्डा से मेंढक, ये हो गई 3। और पादप से हिरण, हिरण से अजगर और अजगर को मेंढक, ये हो गई 4। और पादप से बकरी और बकरी को अजगर, ये हो गई 5। तो दोस्तों इस चित्र में, इस डायग्राम में हमें 5 खाद्य श्रृंखलाएं दिखाई दे रही है। 5 खाद्य श्रृंखलाएं हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच के संबंध को ग्राफिक रूप से एक पिरामिड के रूप में दर्शाया जा सकता है, जिसे कहा जाता है पाई चार्ट, पारिस्थितिकी पिरामिड, पोषक स्तर, जैव भार का पिरामिड। तो दोस्तों इसे कहा जाता है पारिस्थितिकी पिरामिड। दोस्तों पारिस्थितिकी पिरामिड के संबंध, पारिस्थितिकी पिरामिड शब्द किसने दिया था, या पारिस्थितिकी पिरामिड जैसी प्रक्रिया किसने दी थी? तो दी थी एटम ने। एटम नामक वैज्ञानिक ने यह पारिस्थितिकी पिरामिड शब्द या पारिस्थितिकी पिरामिड जैसी प्रक्रिया प्रतिपादित की थी। वृक्ष पारितंत्र में परजीवी खाद्य श्रृंखला की संख्या का पिरामिड क्या होगा? खाद्य श्रृंखला में दोस्तों परजीवी वृक्ष परितंत्र की बात करें तो वृक्ष परितंत्र में संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है दोस्तों। क्या होता है? हमेशा उल्टा, यानी कि सदैव उल्टा होता है। किस प्रकार होता है? क्योंकि वृक्ष 1 होता है, यानी संख्या 1 हो गई, और वृक्ष पर रहने वाले बंदर, बंदर ही मान लेते हैं हम, वृक्ष पर रहने वाले बंदर नहीं, चलो वृक्ष पर रहने वाले पक्षी मान लेते हैं। पक्षी बहुत सारे होते हैं वृक्ष पर, यानी कि ज़्यादा हो गई संख्या। और पक्षी पर भी टिक्स होती है, वो टिक्स भी एक पक्षी पर कितनी हो सकती हैं? तो बहुत सारे पक्षियों पर कितनी टिक्स हो सकती हैं? तो ये सदैव उल्टा प्रकार का वृक्ष परितंत्र में पिरामिड बनता है, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या का पिरामिड किस में अनुपस्थित होता है? संख्या का पिरामिड दोस्तों वन में अनुपस्थित होता है। संख्या का पिरामिड वन में अनुपस्थित होता है दोस्तों। संख्या का सीधा पिरामिड है दोस्तों, ये सीधा पिरामिड वन में अनुपस्थित होता है, उल्टा होता है वन में। तो ध्यान रखना, ये कुछ मिस्टेक है लिखने में, तो आप ध्यान रख लेना, वन में हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सदैव उल्टा होगा? परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड और तालाब के परितंत्र में जैव भार का पिरामिड सदैव उल्टा होता है दोस्तों। जलाशय के परितंत्र में संख्या एवं जैव भार का पिरामिड नहीं दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए, परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड एवं तालाब के परितंत्र में जैव भार का पिरामिड सदैव उल्टे होते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइंस और जीके से संबंधित प्रश्न, ट्रिक्स और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए BRD साइंस को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।
दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।